अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हसन अली और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्यूमोपीडिया विद हसन में। नाज़रीन, हमारे ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसे लम्हे आते हैं जो हमारी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर देते हैं। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने एक इवेंट जो है वो अटेंड किया था, जिसमें कमिश्नर कमिश्नर हैदराबाद जो है वो आए थे। तो उस सेशन ने मेरी लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट डाला। तो आज मैं उनके पास आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इस जो डिस्कशन है उसको रिकॉर्ड किया जाए, ताकि आप भी जो है उससे फ़ायदा ले सकें। आज हमारे साथ मौजूद हैं सर नदीम रहमान मेमन साहब, जिससे हम डिस्कशन करेंगे और उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम कुल्लू साहब, बड़ी मेहरबानी। आई एम ऑल राइट। मुझे उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आप टंडोजाम से थे, इस यूनिवर्सिटी में पढ़े और इसी डिवीज़न में आप कमिश्नर भी, फिर आपने सर्विसेज दी। तो ये जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई और पब्लिक सर्विस में आप कैसे आए? यार, बात ये है कि मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी में कई चीज़ें ऐसे आती आती हैं जब बंदा सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। अब चूंकि बहुत सारी चीज़ें करने के लिए होती हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर साइंस या मैं ये चाहूँ कि कोई टेक्निकल फील्ड्स में इतना कोई नाम तो कोई नहीं कर पाया। चंद ही लोग थे, जिसमें जो नोबेल प्राइज़ होल्डर भी एक हमारे अब्दुल सलाम साहब थे, जिन्होंने साइंस में नोबेल प्राइज़ हासिल किया था। जी सर। इसके अलावा एक कुछ और प्रोफेसर साहिबान होंगे जिन्होंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ी हैं। तो हमारे पास एक ही स्कोप रहा है कि हम सिविल सर्विसेज की तरफ जाएं और चीज़ों को कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, कुछ सर्विस डिलीवरी की तरफ, यानी कि वो एक, या तो शायद ये हमें आसान रास्ता नज़र आया कि हमने ये अच्छा। फील्ड जो है वो अडॉप्ट की। अब चूंकि मैं मुझे एक इंस्पिरेशन ज़रूर थी, मेरे बड़े भाई उस ज़माने में सीएसएस की तैयारी कर रहे थे। मैं उस वक्त क्रेडिट कॉलेज पिटारो से इंटर करके वापस आ गया था और पहले मेरी एनईडी यूनिवर्सिटी में दाखिला हुई, लेकिन मैंने वो ज्वाइन नहीं की। उसके बाद मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर मैंने भी यही अपना एम बना लिया था कि मैंने भी सिविल सर्विसेज की तरफ ही जाना चाहिए। चूँकि मेरा बड़ा भाई वो खुद एसएमसी सिंध मेडिकल कॉलेज को छोड़ के जो है वो आकर इसने सीएसएस की तैयारी करना शुरू कर दी थी। तो एक इंस्पिरेशन मुझे अपने घर से ही मिली थी और फिर हमने कहा कि शायद यहाँ पर यही चीज़ एक बंदे को कामयाब कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है। खिदमत ही करनी है तो किसी न किसी फील्ड में खिदमत करना चाहिए। तो सिविल सर्विस उस ज़माने में कुछ आसान सा लगा कि हमें ये फील्ड अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। तो ये एक इंस्पिरेशनल कहानी है। आगे चल के फिर मैंने उस ज़माने में सीएसएस का इम्तहान दिया, 4-6 महीने की तैयारी करके। यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट में यानी कि जाता नहीं था। मैंने कहा कि जब मैंने अपना एक ऑब्जेक्टिव बना दिया है तो मैं उसी को ही देख लूँ। यूनिवर्सिटी में जब वो साइंस की तरफ या कुछ सीखने की तरफ या कुछ टेक्निकल फील्ड की तरफ वो जो रुझान होता है वो नहीं रहा, तो फिर हमने यही कहा कि यही हमारे लिए एक चीज़ बनी है और हम इसी चीज़ को आगे कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो फिर वो सीएसएस का एक अटेम्प्ट दिया। उसी दौरान ही पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एक इम्तहान था। साइमल्टेनियसली दोनों इम्तहानों में मैं बैठ गया। एक इम्तहान में फ़ेल हो गया, एक इम्तहान में पास हो गया। इसी तरीके से मेरी एंट्री हुई अपना नौकरी के अंदर और आगे बढ़ के आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध हूँ। और जहाँ तक आपने बताया कि कमिश्नर जब मैं था और मैं जब यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरी अपनी यूनिवर्सिटी थी, मेरे गांव की यूनिवर्सिटी थी, फिर मैं खुद फारुल तहसील भी यहीं से हुआ था, तो मेरे लिए तो बड़े प्राउड मोमेंट्स थे वो, जब मैं यूनिवर्सिटी इस हैसियत में भी पहले पढ़ाई करने के लिए जाता था, क्लास अटेंड करने के लिए जाता था, लेकिन अब जब गया तो किसी और कैपेसिटी में गया। तो लोगों के लिए थोड़ी इंस्पिरेशन ज़रूर होती है। अच्छा सर, जैसे ये जो सीएसएस, पीएमएस वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें अमूमन ज़्यादा टाइम लग जाता है और जब कोई पास कर लेता है आदमी, तो उसके लिए बड़ी अचीवमेंट होती है या खुशी बड़ी होती है। जब आपने एग्ज़ाम पास किया था, एक साइड से तो फेल हो गए, दूसरी साइड से पास हो गए, उस टाइम आपकी क्या फीलिंग्स थी और उसको कैसे देख रहे हैं आप? मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि जब मेहनत तो हमने की थी, कोशिश हमने की थी, लेकिन जिस तरीके से दूसरे लोग मेहनत कर कर रहे होते हैं, शायद इसी तरीके की तैयारी हमने भी नहीं की थी। अच्छा। तो कभी कभार ये होता है कि लक भी आपके साथ फेवर करता है। आपके
बहुत सारे लोग जो सीएसएस में बैठते हैं, तैयारी भी खूब होती है, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से वो रह भी जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तैयारी भी अच्छी खासी की हुई होती है और उनके साथ लक भी फेवर कर रहा होता है। तो मैं अपने अपने उस पर जरूर बताऊंगा कि मेरे साथ लक ने ज़्यादा फेवर की है। और लेकिन मैं इसको एडवाइस ये करूंगा कि रिलाय लक पे टोटली नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा मेरे जैसा लक शायद कोई और ना। मैं अपने बच्चों को भी ये कहता हूँ कि आप लोगों ने यू वुड हैव टू वर्क हार्ड। आप लोगों ने अगर दुनिया में अपना नाम कमाना है, कुछ करना है, तो ये मत देखिएगा कि आपका वालिद कहाँ पहुंचा है या क्या किया है। तो लेकिन मेरी जो प्रेफरेंस है या मैं जो उनको गाइड करता रहता हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि यार आप लोगों को गवर्नमेंट में नहीं आना चाहिए। गवर्नमेंट के बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं, ऐसी तकाजे हैं जो अच्छे लोगों को यानी कि शायद उस चीज़ में बड़ी दिक्कत फील होती है। तो अच्छा है कि आप पढ़ लिख जाएं, फिर मुकद्दर की बात है, आप लोग अच्छी जगह भी पालेंगे। और वो होता भी है, जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। तो इसलिए अपना इस चीज़ को इसी तरीके से इसी उसमें हम देखेंगे पेराए में कि हम मेहनत करें और किसी भी फील्ड में जाएं। चाहे आप अगर वेटनरी साइंस पढ़ रहे हैं तो एक अच्छे वेटनरी डॉक्टर बने। आप अगर एग्रीकल्चर फील्ड में पढ़ रहे हैं तो एक अच्छे एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट बने और अपना नाम कमाएं। आप साइंसदान बने और चीज़ों को जिस साइड बेहतर भी जा करें। रहे हैं पूरे एफर्ट्स हैं सर। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है। और आपने डिटरमिन किया हुआ है कि इसमें कोई यानी कि पछताने की बात नहीं है कि अगर आप वेटनरी डॉक्टर बन जाते हैं और अच्छे अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, एक रिसर्चर बन जाते हैं, साइंसदान बन जाते हैं, तो इससे बड़ी अच्छी अचीवमेंट कोई नहीं है। अच्छा सर, जैसे किसी भी मतलब कम्युनिटी में या फैमिली में अगर एक आदमी ब्यूरोक्रेसी में आ जाता है तो उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट होती है, मतलब वो बोलते हैं कि हमारा ये रिश्तेदार ऑफिसर है। आपके घर में तो मैंने सुना है कि 4 ऑफिसर्स हैं, एक आप हैं, एक आपका भाई था और एक सर आदिल साहब हैं और उनकी वाइफ भी जो है वो ब्यूरोक्रेट है। तो मतलब एक ही फैमिली में 4 जो है ऑफिसर, और आप तो बोल रहे हैं कि ये आपका जो मामला था वो लक का ज़्यादा मामला था। इनके पीछे क्या की रीज़न्स देखते हैं कि मतलब चारों ने जो है वो सीएसएस पास कर ली? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि मेहनत के बगैर लक भी काम नहीं आता। और सिर्फ ये मैं कहूँ कि सिर्फ आपकी खुशकिस्मती आपको आगे ले जाएगी, अकेली वो नहीं होती। मेहनत आपने करनी है, उसके बाद अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। तो अगर मैं लक की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि ज्यादातर मैं डिपेंडेंट अल्लाह के उस पे ही, मदद पे ही था। जैसे मेहनत तो करने वाले बहुत होते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार रह जाते रह हैं। जाते हैं। लेकिन लोगों को मेहनत करते रहना चाहिए। और शाह लतीफ़ हमें एक हमारे उस्ताद थे जो हमें ऐसे पढ़ाते थे, हमेशा वो कहते थे, और वो लतीफ़ का एक वो कथा सुनाते थे कि जे घिया से चढ़िया। अगर हिम्मत और एफर्ट्स कंटिन्यू रखेंगे तो आप ज़रूर एक दिन मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, ये दो चीज़ें हैं जिन पर आप लोगों ने यानी कि यकीन रखना है। अल्लाह की उसके बगैर यानी कि आप कितने भी मेहनती बन जाए, कहीं ना कहीं पे आपको ज़रूर मामलात ख़राब होते हुए नजर आएंगे आगे चल के। तो अल्लाह पर भरोसा ज़रूरी है, और इसी को ही मैं लक कहता हूँ। तो अच्छा, मैं कहता हूँ कि लकी जो जो मैं खुशकिस्मती बता रहा हूँ, तो उसमें अल्लाह की रज़ा थी। अल्लाह की रज़ा, चाहे वो मैं अल्लाह के जो हुकूक हैं वो उनकी मैं पाबंदी करूँ ना करूँ, लेकिन मुझ पर उनकी बड़ी मेहरबानी है। अच्छा सर। सर ये तो ओवरऑल हो गया, पर कुछ चीज़ें तो होंगी ना जो जो 4 लोगों ने एक ही घर में सीएसएस क्वालीफाई किया, उनमें कौन-सी क्वालिटीज़ कॉमन थी जो? हार्ड वर्क, मेहनत, और आपकी लगन, और आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें मिलजुल कर आपने, जब आपने तैयार कर लिया ना कि ये चीज मैंने करनी है। जब मैंने कहा आपको कि मेरा भाई मेडिकल कॉलेज छोड़ के आ गया अच्छा, था, यानी कि वर्चुअली ही लेफ्ट इट, क्विट करके आ गया था कि मैंने नहीं करना, मैं नहीं जा सकता डाइसेक्शन हॉल में, ये मेरे उसका है ही नहीं काम। जब उसने कर दिया, वो कहते हैं ना कि जब अपनी कश्तियों को जला के बंदा जो जाता है तो वो कुछ ना कुछ तो कर जाते हैं। आदिल का मैं आपको बताऊं, ये तो मेरे बड़े भाई की थी, उन्होंने मेहनत की। आदिल ने बड़े एफर्ट्स लिए। आदिल ने इंटर के बाद उसकी जब मेडिकल में दाखिला नहीं हुआ, तो उसने एक दिन मुझसे ये कहा कि मामू, वो मैं आई एम गोइंग टू रिपीट माई इंटरमीडिएट बिकॉज आई हेवंट बीन क्वालिफाइड। तो मैंने कहा यार, यू डोंट वरी, मैं तुम में गट्स देखता हूँ, तुम बड़े अच्छे पढ़े लिखे इंसान हो और बड़े मेहनती भी हो। चलो मेडिकल को छोड़ दो, तुम्हारे बड़े मामा ने भी छोड़ दी थी, और अब ऐसा करते हैं कि तुम आ जाओ मेरे साथ, चलो अपना बैग तैयार करो, चलते हैं जहाँ पर मेरी ड्यूटी है वहां पर पढ़ाई शढ़ाई करो और सीएसएस का इम्तहान दे देना। ये मैंने कह दिया, अपनी बहन को भी बता दिया कि मैं इसको ले जा रहा हूँ। उसने कहा ले जाओ, कर दो। अच्छा, उसने दिन रात मेहनत की,
3 साल कंटिन्यूअसली ही वर्कड हार्ड, कुछ खाया नहीं खाया, सोया नहीं सोया, लेकिन उसने मेहनत की और मेहनत का नतीजा ये निकला कि जो चॉइस थी उसको वो मिली और अपने पहले ही अटेम्प्ट में मिली। तो भाई यंग एज में। हाँ, तो भाई मेहनत के बगैर, जिद्दोजहद के बगैर कोई चीज अचीव नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। आप वैसे अगर इतने अच्छे पढ़ाकू नहीं हैं, कम पढ़ाकू हैं लेकिन इंटेलिजेंट हैं, Yes, तो आप किसी न किसी ग्रुप में तो फॉल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ग्रुप लेने के लिए आपने मेहनत करनी है। अच्छा सर, जैसे आपने पीएमएस क्वालिफाई किया, जो सिंध का जो पीएमएस होता है वो क्वालिफाई किया, उसके बाद आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ थी और फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था जब आप ब्यूरोक्रेसी में? आई वाज फर्स्ट पोस्टेड एज मुख्तियार कार। तो मेरी पहली पोस्टिंग थी टंडोलायर की, असाइनमेंट मुझे मिली थी एज अ मुख्तियार कार टंडोलायर। आज पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो उस जमाने में एक तहसील थी, अच्छा। तालुका था, तो उस तालुके का मैं यानी कि मुख्तियार कार बना। अच्छा, मुझे ये पता नहीं था कि मुख्तियार कार का जॉब इतना मुश्किल है, और यकीन करें जब मैंने वो ज्वाइन किया, 12-15 दिन तक तो मुझे नींद नहीं आई कि ये मैं कहाँ पर आकर फंस गया, ये मैं किस जॉब में आ गया हूँ, ये कैसे, ये सारी चीजें कैसे होंगी, मुझे तो इसकी रेवेन्यू की एबीसी भी नहीं आती, मुझे तो अंडरस्टैंडिंग नहीं फिर है। आप सोच रहे होंगे कि सीएस करने के बाद मजे हैं, ये कहाँ है? नहीं नहीं, देखिए चैलेंजेस है ना, जिंदगी Yes, के sir. चैलेंजेस है, और दूसरे आपकी नेचर, यस सर। दैट काउंट्स। अगर आपका मिजाज जो है वो कुछ ऐसा है कि आप कहेंगे कि यार ये तो मैं किसी ऐसी जगह पे आ गया हूँ जो मेरे मिजाज के खिलाफ है, ये मैं रेवेन्यू के साथ, और ये मुख्तार कार की माशाल्लाह जमाने में बहुत बड़ी इज्जत होती थी, और बहुत अच्छा यानी कि वो यानी कि पूरी एक अथॉरिटी थी एक्सरसाइज करने की। और मैं उसको बताऊं कि ओरिजिनल अथॉरिटी जो होती है रेवेन्यू में, दैट इज एक्सरसाइज बाय द मुख्तियार कार, उसके बाद अपील शुरू होती है। तो कहने का मकसद ये है कि काम बहुत बड़ा था, और काम को समझने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती थी। लोग लोग अपने मिजाज से चलते थे, और उनको करने के लिए मेरा मिजाज वो नहीं था। तो शुरू वाले 15 दिन मुझे नींद नहीं आई, और उसके बाद जब जागा तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अब तक जागा हुआ हूँ ये। और अब चीजों को समझ में आना शुरू हो गया है। उसी जमाने से बेहतर था, लेकिन मैं ये दुआ करता था कि मेरी जल्दी प्रमोशन हो जाए और मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन जाऊं, ताकि मैं इससे जान छुड़ाऊं। तो मैंने 2-3 तालुके किए उस दौरान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 साल के अंदर अंदर प्रमोशन हो गया और मैं असिस्टेंट कमिश्नर और एसडीएम बन गया। तो उसके बाद फिर जिंदगी आसान बन गई। अच्छा सर, जैसे ये यहाँ तक हो गया सर। वैसे आप जो अपना आपका टेन्योर था, जिस जगह पे आप रह रहे हैं टंडोजाम, आपकी पैदाइश यहाँ पे और स्कूलिंग यहाँ पे, आप इसी जो है वो डिवीजन के जो है वो कमिश्नर भी बने। उस टाइम फीलिंग क्या थी और उस टाइम कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स थे जिन पे आपने जो है वो काम किया था, और आपको लगता हो कि प्राउड फील करते हो कि ये काम मैंने इस डिवीजन के लिए किया? मेरी इससे पहले टंडोजाम का, मैं खुद जो तहसील टंडोजाम है जिसके हम हैदराबाद रूरल कहते हैं, अच्छा। उसका मैं असिस्टेंट कमिश्नर, या उस जमाने में उसको डीडीओ रेवेन्यू कहते थे। वैसे वो किस टाइम में आप मैं अपॉइंट? उस जमाने में था, वो 2005 2005-6 का टाइम था। तो वहां पर मैं डीडीओ रेवेन्यू भी यानी कि यहाँ पर रहा, जो मेरी अपनी तहसील थी। तो मुझे थोड़ा, मैं क्योंकि दूसरी जगहों पर बहुत सारी जगहों पर काम करके आया था, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत खिदमत अपने इलाके की जरूर करनी चाहिए। अपने लोगों की खिदमत इसलिए जरूरी है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रेवेन्यू ऑफिसों में रुक जाती हैं, लोग नहीं करते हैं अपना अफसरान उनको यानी कि बड़े, यानी कि वो जो कहते हैं ना कि अंग्रेज तो चला गया लेकिन अंग्रेज का कानून अभी तक बोलता है। तो मैं थोड़ा उसका एंटी हूँ, और मैं चाहता था कि लोगों को एक्सेस दे दूं अपने पास, मतलब इजीली अवेलेबल है? इजीली एक्सेस दूं, लोग मेरे दफ्तर पे आ जाएं, अपने मसले मसाइल बता दें, जो मैं हल कर सकता हूँ एटलीस्ट वो मैं हल कर दूं, और मेरे ऑफिस वाले काम ना रुकें। यही सिलसिला मैंने, जब मैं कमिश्नर बना इधर हैदराबाद डिवीजन का, और यही पॉलिसी मेरी कमिश्नर के यानी कि उसमें रही, चीज़ों को कोशिश करते रहे कि चीज़ों को बेहतर करें। और मैंने वही कहा ना कि जो हम कहते हैं ना कि सर्विस डिलीवरी, यस सर। सर्विस डिलीवरी को, और लोगों के लिए ईज पैदा करें, आसानी पैदा करें, और उनके लिए उनको सुने, उनको बताएं, उनके बहुत सारे मसले आपके हाथ में होते हैं। किसी न किसी का मसला कोई अपना सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में होगा, किसी का कोई एजुकेशन हैदराबाद में होगा, किसी का कोई ना कोई पुलिस के साथ छोटा मोटा इशू होगा, किसी का रेवेन्यू साइड पे किसी न किसी उसमें होगा। तो कम से कम अगर उनको फोन करके कहेंगे भाई इसका मसला है, जायज है, इसका मसला हल कर दो, क्यों नहीं कर रहे, एक टाइम टारगेट, टाइम फ्रेम दे देते कर दें,
बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अनफॉर्चुनेटली जो टाइम मिला था हमें उसमें एक 2022 वाला फ्लड जो हाँ, तारीखी फ्लड था वो मैं इसको कैटेस्ट्रॉफिक यानी कि उसमें इसलिए कहूँगा एंड आप कि कमिश्नर उसमें भी टफ टाइम में थे टफ ना। टाइम में था क्योंकि पूरी सिंध के 23 ज़िले जो है वो पानी में थे। तकरीबन कोई मैं समझता हूँ सिर्फ हैदराबाद ज़िले डिवीज़न के लोगों में से भी कोई तकरीबन 25-30 लाख के करीब लोग अपने गाँव गोठों से बाहर सड़कों पर पड़े हुए थे स्कूलों में पढ़े थे तो। और बड़ी यानी कि बड़ी मुश्किलात में यानी कि वो दौर गुजरा था। कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से उनको प्रॉपर रिलीफ मिल जाए, प्रॉपर आसानी उनके लिए पैदा हो जाए। हम और कुछ ना करें, गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही रही थी, कोई बाहर के रिसोर्सेज जो अपने दोस्तों से या कुछ ऐसे लोग और उन्होंने मदद भी की। हमने एक अपना कैंप सिटी कायम कर दिया जो मैंने और डीआईजी हैदराबाद ने मिलजुल कर कायम किया। उसमें एफर्ट्स डाले और तकरीबन 30,000 लोगों को हमने एक ही जगह पे अपने यानी कि दोस्तों की मदद से वहां पर स्कूल भी कायम किए, वहां पर उनको फ्री खाना भी यानी कि देते रहे, उनको तब तक कैटर करते रहे जब तक वो अपने गाँव गोठों को वापस नहीं। तो ये चीजें थी और चीज तो करने को नहीं मिली उस वक्त क्योंकि मैं यहाँ पर 1 साल रहा। 1 साल में तकरीबन 6-7 महीने तो हमने इसमें फ्लड में ही गुजार दिए। आज बदीन तो कल दादू, तो इस तरीके से कभी सिजावल तो कभी ठट्टा, तो इसी तरीके से इसी उसमें चल रहे होते थे डेली। तो यानी कि वो भी बड़ा एक टफ एक्सपीरियंस है, पहले भी एक्सपीरियंस से गुजरे लेकिन इस जैसा यानी कि एक्सपीरियंस इसमें इतने लेवल पे मैसिव लेवल पे जो तबाही और बर्बादी जो देखी वो शायद हिस्ट्री में नहीं मिलती। मतलब जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना ही है ना। हाँ डेफिनेटली चीजें होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी चाहिए और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो उसके लिए मसाइल भी सामने आते हैं। तो बहरहाल अच्छा सर, ये तो कमिश्नर हैदराबाद का था, उसके बाद आपकी पोस्टिंग जो है वो एज ए सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हो गई। तो अभी आप जो है वो आपका काम क्या है और वहाँ पे आपके कौन कौन सी चीज़ें? देखिए जनरली तो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का काम ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बेसिकली हम अपने आप को समझते हैं कि वी आर द फेस ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट का फेस कोई खराब करने की कोशिश कर रहा हो, कोई निगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है या कोई ऐसी गलत खबर चल रही हो तो हमारा काम है उस गवर्नमेंट के फेस को बेहतर करना। हमारा काम है कि पब्लिक रिलेशंस कायम करना उन इदारों से जो प्रिंट से ताल्लुक रखता है, उन इदारों से जो इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी चैनल से रहता है, तो उनसे एक अच्छे ताल्लुकात कायम करके और हम गवर्नमेंट की जो बेहतर इकदाम हैं उनको हाईलाइट कराएं। मेनली हमारा काम ये है। कोशिश हमारी ये होती है, हम ये नहीं कहते कि जो इदारे हैं जैसे टीवी चैनल्स हैं या प्रिंट है या सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया, वो कोई जानबूझकर कोई चीज़ों को कर रहे होते हैं। उनका काम भी यही है कि बताना, दिखाना कि ये चीज़ें खराब हैं और हमें ये मैसेज भी होता है कि हम उसको इम्प्रूव करें। यस सर। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो कि ऐसी है नहीं, उसको यानी कि गलत जहाँ पे भी गलत, दिखाया जाता जहाँ पे है, पर गलत हो रहा है तो पॉजिटिविटी क्योंकि थोड़ी कम है, नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा है। तो हम कहते हैं कि ठीक है, आपने कोई नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा दिया, कोई एडवर्स न्यूज़ दिखा दी है, तो साथ में जो अच्छी चीज़ें गवर्नमेंट की चल रही हैं, जो काम कर रहे हैं, तो वो भी यानी कि साइड बाय साइड आना चाहिए, जिसकी कमी फील की जाती थी। और हमारा काम है कि उन्हीं तरफ से गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की जो अच्छाइयाँ हैं, वो हाईलाइट करें। चलो सर, अभी आप सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, क्या आप फ्यूचर में चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं? यार देखें, मैं ये नहीं कहता हूँ, ओहदे तो जस्ट ओहदे होते हैं ना, काम करने की हर जगह पे आप लोगों को यानी कि मौजूद है स्कोप। ये ओहदे जो है ना, आज मैं कमिश्नर हूँ, कल मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगा और यहाँ कल मैं चीफ सेक्रेटरी बन, इसकी तलब होती नहीं और नहीं भी नहीं चाहिए। अच्छा। मेरा अपनी जाती राय है कि मैं कल क्या बनता हूँ। मैं कहता हूँ कि जिस शोबे में मैं हूँ उस शोबे में बेहतर कारकर्दगी दिखाऊं और आगे आगे अगर कहीं जाना है तो उसको और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करूं। अगर मेरा डिपार्टमेंट में कुछ खराबियां हैं तो मैं थोड़ा इसको इम्प्रूव कर दूं। यही यानी कि हमारे काम होते हैं। लेकिन ये कभी भी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा कि अगर मैं ये बन जाऊंगा। अगर सिर्फ मैंने जिंदगी में एक ही बार सोचा था कि मुख्तियार कार से मेरी जान छूट जाए और मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन जाऊं। ये मेरी पहली और आखिरी चॉइस थी और अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली थी और मैं बाकी स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह की मेहरबानी है। 16 में थे, 17 में आए, 18 में आए, 19 में आए, 20 में आए, ये अल्लाह की मेहरबानी है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन कभी इस किस्म की विश नहीं की कि मैं ये बन जाऊं या वो बन जाऊं। ऐसा। अच्छा सर, जैसे आपने जब कमिश्नर थे आप, तब तो आपने बहुत सारे जगहों पे बेनिफिट्स तो दिए होंगे ज़ाहिर-सी बात डिवीजन को।
जब मैं यहाँ सेम यूनिवर्सिटी में है सर, आप जहाँ से पढ़े हैं मैं भी उसी में हूँ, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजा में। जब हम अमूमन वाइस चांसलर साहब की स्पीच वगैरह सुनते रहते हैं, तो आपका जिक्र बहुत मैंने देखा है कि 3-4 दफ़ा उन्होंने जिक्र किया है। एक तो स्कॉलरशिप के हवाले से भी किया था, और भी मतलब कई दफ़ा आपका जिक्र किया है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जब कमिश्नर थे हैदराबाद के, क्या आपने यूनिवर्सिटी को बेनिफिट्स दिए थे जिसमें आप खुद पढ़े? देखिए, जो हमारे हाथ में होता है ना, सिर्फ अकेली यूनिवर्सिटी नहीं, जहां पर जो भी स्कूल, जो भी कॉलेज आपको इम्प्रूवमेंट के लिए मिलता है, आप कोशिश करें कि उनके लिए काम करें। यस सर। चाहे वो हाला का कंप्यूटर या आईटी का सेक्शन हो, उसमें अगर कंप्यूटर नहीं है तो उसको कंप्यूटर दिलवाना हो, चाहे यूनिवर्सिटी में अगर कोई चीज़ों की कमी बेशी है उसको हाईलाइट करा के उसमें कोई उनकी मदद की जाए, चाहे कोई भी स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, अगर वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर डेस्कें नहीं हैं या वहाँ पर बेंचेस नहीं है, वहाँ पर टीचर्स नहीं है, तो ये आपके इश्यूज छोटे छोटे हैं, इनको एफर्ट्स लेने की बात होती है, असर्ट करने की जरूरत होती है। अगर आप लोग कोशिश करेंगे, असर्ट करेंगे, तो बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। कमिश्नर का काम ही होता है, डिप्टी कमिश्नर का काम ही होता है कि कहीं भी गैप्स देखें उसको इंप्रूव करें। गवर्नेंस उनका काम है सर। Yes. अच्छा सर, वैसे वाइस चांसलर साहब ने जो है ना, मैंने अमूमन सुना है कि आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, और मैंने खुद भी देखा है, और उन्होंने भी आपके बारे में जो है ना मुझे पर्सनली बताया था कि ये हमारे साथ सेम फैकल्टी में थे। वीसी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, और यकीन करें जब से वीसी साहब आए हैं इन्होंने सारे इतने एफर्ट्स लिए हैं यूनिवर्सिटी को इम्प्रूव कराने के लिए। इसी के दौर में अपना उमरकोट का कैंपस बना, और इन्हीं के दौर में शायद कैंपस पहले बन चुका हो, लेकिन इसको इम्प्रूव करने में उन्होंने बड़ी यानी कि मेहनत है। इसके अलावा उन्होंने पब्लिक स्कूल एक उमरकोट का लेकर वहाँ पर उन्होंने उसको इम्प्रूव कराना शुरू कर दिया। यस, पब्लिक स्कूल की एक बिल्डिंग थी वहाँ पर नई नई बनी हुई थी, वो यूज़ नहीं हो रही थी, तो उसको इन्होंने यानी कि ले ली है, और वहाँ पर अभी वो जो कैंपस है वो शिफ्ट कर दिया है, और वहाँ पर वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। देखें, बात ये है कि पता चल जाता है ना, लोग एफर्ट्स ले रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। आज आप कह रहे हैं कि इनरोलमेंट बढ़ गई है, लोग आना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि इन्होंने मेहनत की है और वो काम कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स, और अल्लाह ताला इनको खुश रखे। आई एम आल्सो ग्रेटफुल कि अगर वो थोड़ी बहुत मेरी तारीफ करते हैं तो आई एम ग्रेटफुल। शायद उन्होंने कुछ देखा होगा इसलिए करते हैं। मैं अभी रिसेंटली कुछ प्रोग्राम हुआ था, तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वो हमें बता रहे थे कि हम उनको जितना बोलते थे उससे वो ज्यादा देते थे, तो इसलिए मैंने आपको। अच्छा, ये सर मेरी इस यूनिवर्सिटी में नहीं है। अच्छा। मैं कभी कभार कहता हूँ ना, मेरे दरवाजे पर कोई नॉक करता है ना, मैंने कहा अल्लाह ने भेजा है इसको, और इसे अल्लाह ने इसको रास्ता दिखा दिया है, और मैं अब इसको करके ही छोड़ूंगा, कुछ ना कुछ तो इसके लिए एक करना, और अल्लाह मदद करता है, चीजें हो जाती हैं। आप एफर्ट्स लेंगे, कोशिश करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। मतलब मैं तो, मेरा तो फर्म बिलीफ है कि जो चीज मेरी तरफ आ रही होती है, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से यानी कि आ रही, और ये उनका हुक्म है, और ये चीज हो रही। अगर मेरे हाथों से कोई चीज हो रही है तो मुझे ये अच्छा। दूसरी बात है, मेरा जो इनर कॉन्शियस जो सेटिस्फेक्शन है, वही मुझे मेरा रिवार्ड है। मैं कहता हूं कि मुझे कोई तमगा नहीं चाहिए, मुझे किसी कोई जुबानी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, कोई स्टेज पे चढ़ के कोई कह के इसने वहां बड़ा काम कर दिया। अनटिल माय इनर कॉन्शियस सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड नहीं रहता, और मुझे मसनूई लगती हैं सारी चीजें। अगर कोई मेरी तारीफ कर रहा है ना, मुझे मसनूई लगती है। मैं समझता हूँ कि ये मैंने किया ही नहीं, और उन्होंने ऐसे ही कर दिया है, शायद मुझे खुश करने के लिए किया है, और वो मुझे चीजें अच्छी भी नहीं लगती। मेरा ज़मीर जब कहता है कि ये अच्छा काम किया है और वो मुतमईन हो जाता है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ज़मीर भी कभी हर वक्त सेटिस्फाइड नहीं रहता है, तो कहते हैं कि डू मोर डू मोर डू मोर वाली बात। सर, वैसे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके बारे में परसेप्शन ये बनी हुई होती है कि वो लोगों से सही तरीके से बात नहीं करते, या टाइम पे नहीं मिलते, लोगों को बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। पर जब मैंने आपको देखा था कि जब भी मुझे हेल्प चाहिए होती थी पढ़ाई के हवाले से, मैं आपके पास आ जाता हूँ, या बड़ी आपने हेल्प की है। इवन सर आदिल मेमन साहब जो हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके पास आ जाता हूँ, वो तो अभी AIG हैं, DIG बनने वाले हैं, उनका भी बिहेवियर बड़ा अच्छा होता है। तो ये सिर्फ मेरे लिए, या ओवरऑल आपकी यही होती है, और आप ब्यूरोक्रेट को इस हिसाब से ही होना चाहिए? बेसिकली आदिल अच्छा इंसान है, उसकी नेचर अच्छी है। जिस बंदे की नेचर अच्छी होगी, जो दूसरों के भले के लिए सोचता होगा, वो सबके लिए अच्छा होगा, वो सिर्फ आप पर्टिकुलरली आपके लिए नहीं होगा। ही वुड बी गुड। वो तो कह रहे थे लोग आ जाएं और कह दें अगर मेरे हाथ में है तो मैं उनकी कुछ ना कुछ यानी कि कर ही लूं। तो आदिल इज अ गुड फेलो, और उनकी तरबियत माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है, और अच्छा पुलिस ऑफिसर है,
और उसने जब मीरपुर खास का एसएसपी था, उसने बहुत अच्छे काम किए थे। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम हमारा ऐसा है कि वो ज़्यादा वहाँ पर ठहर नहीं सका, क्योंकि ये ऐसे बंदे इस सिस्टम के लिए नहीं बनते। यस सर, मेरे जैसा बंदा ठहर जाता है इसलिए कि मुझ में बर्दाश्त ज़्यादा है, यस सर, तहमुल मिजाजी ज़्यादा है। वो कहते हैं ना सिंधी में सहप, यस सर, तो मुझ में सहप कुछ ज़्यादा है। इन बच्चों में भी वो सहप नहीं है, तो इसलिए वो ठहर नहीं रहे। वो अपने प्रिंसिपल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो अच्छी बात है, बंदा प्रिंसिपल्ड होना चाहिए और अच्छाई की तरफ राग़िब होना चाहिए। सर। सर जैसे जो लोग, आपका बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस है सिविल सर्विस में, गवर्नेंस पे, मुख्तियार से स्टार्ट हुए हैं, सेक्रेटरी तक आप पहुँचे हैं, बड़ा टाइम है। अभी जो जैसे सीएसएस ऑफिसर्स आते हैं, जो न्यू अपॉइंट होते हैं, तो दो परसेप्शन उनके बारे में बनाई जाती है। एक वो होते हैं जो एक पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं, उनके माइंड में होता है कुछ ना कुछ करना होता है। उसका एक नेगेटिव साइड भी होता है कि कुछ लोग सिर्फ ये देख के आते हैं कि गाड़ी मिल रही है, अच्छा घर मिल रहा है, बड़ी पोस्ट है, पावर होगा, वो देख के आते हैं। तो पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड है। तो जो न्यू स्टूडेंट पब्लिक सर्विस में आ रहे हैं, बनना चाहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उनके लिए आपका मैसेज कौन सा होगा? और आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है, आप कौन सी फ्यू टिप्स देंगे जो उनको अपने करियर में फॉलो करनी चाहिए अगर वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं? थोड़ा मयार ज़रूर बदला है, ये मैंने भी देखा है, मैंने भी सोशल ऑब्जर्व मीडिया की किया वजह से है। आपने नहीं, देखा होगा। ओवरऑल जनरल सोशल मीडिया में बात कर रहा हूँ उन अफसरान की, जिस तरीके से आप हाँ, कह रहे हैं कि उनकी सोचों में फ़र्क आ गया यस है। सर, जैसे मैंने बार बार ये कहा है कि हमारा काम सर्विस डिलीवरी है, हमारा काम है लोगों के मसले मसाइल को हल करना, सर्वेंट, और वी आर पब्लिक सर्वेंट। यस सर, हम पब्लिक के नौकर होने चाहिए, पब्लिक के हुक्मरान नहीं होने चाहिए। यस सर, ये कॉन्सेप्ट जिस दिन मेरा अफसर भाई समझ जाएगा, उस दिन कुछ बेहतर। अब क्या है, या तो उनकी तरबियत कुछ ऐसी हो रही है कि उनको कहा गया है कि आपने लोगों के ऊपर हुक्मरानी करनी है। अरे भाई, इसमें क्या है, अगर आप थोड़ा सबमिसिवली थोड़ा लोगों के साथ बिहेवियर रखेंगे, आप में अगर न्याजमंदी और निवड़त वाला, इफ़ यू वुड फील थोड़ा वो हलीम मिजाजी जैसे हम कहते हैं उर्दू में, तो अगर वो थोड़ा हो जाए तो लोग आपसे खुश हो जाएंगे। लोग क्या है, लोग देखें, मैं तो ये कहता हूँ ना कि मेरे दफ्तर में कोई अगर आता है और रोता हुआ आता है, तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में ये काम है कि जब ये मेरे दफ्तर को छोड़े तो हंसता हुआ निकले। एटलीस्ट लोग जब आपके पास आते हैं ना कोई प्रॉब्लम लेकर आते हैं, कोई ना कोई परेशानी लेकर आते हैं। जब परेशानी होते हैं तो थोड़े जज्बाती भी यस सर, होते हैं। सारी बात तो टेंशन भी तो रहती तो है। तो उनको जज्बात को आप लोगों ने खत्म करा। ऐसा नहीं है कि आप वो जज्बाती आके आया और आपने दो चार और सुना दी, तो उसका बेचारे का मयार जो है ना आपने वैसे ही गिरा दिया, तब और बर्बाद कर दिया। तो वो बाहर जाकर आपके लिए बहुत सारी सोचें रखेगा। तो ये मेरा मैसेज है कि आपने लोगों के लिए काम करना है। सर्विस डिलीवरी में आपको यानी कि बिलीफ होना चाहिए और हुम्बल होना चाहिए आपको, नेचर जो है, और किसी भी तरीके से लोगों के मसले मसाइल हल करने में आगे आए। कुछ पॉलिसी मेकिंग में कुछ बेहतरी ले आए, कुछ कवानीन को अमल में ले आए। बहुत सारे कवानीन बनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं होता। जब अमल नहीं होता है तो फिर मामलात ख़राब होते हैं। तो क्योंकि हम लोगों का काम ही उन कवानीन पर अमल कराना है, अगर हम अमल नहीं कराएंगे तो फिर हम अपने पेशे से सच्चे नहीं। अच्छा सर, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, बस मैं आपसे लास्ट कंक्लूडिंग नोट पूछना चाहूँगा। जो स्टूडेंट सीएसएस, पीएमएस या पब्लिक सर्विस की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए लास्ट मैसेज क्या होगा और फ्यू टिप्स क्या होंगी? यार, मैं कहता हूँ कि सीएसएस या पीएमएस का कोई इम्तिहान कोई हवा नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। एफर्ट्स लेंगे, स्ट्रगल करेंगे किसी भी चीज़ के लिए। वैसे भी स्ट्रगल जब नहीं की जाएगी तो वो चीज़ अचीवेबल नहीं होती है। तो कोई चीज़ हासिल करने के लिए थोड़ी बहुत आप लोगों ने मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। और क्योंकि कंपटीशन का दौर है अभी, और बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो गई हैं, तो अभी इतना मुश्किल भी नहीं रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फील्ड मुतारिफ हुई है, उसमें आपका घर बैठे बहुत सारा मटेरियल आप लोगों को खुद मिल जाता है। इंटरनेट के जरिए। हमारे दौर में तो यार हम लाइब्रेरीज में किताबों को छानते फिर रहे होते थे, ढूंढ रहे होते थे, बड़ी मेहनत करते थे। अभी तो आपकी चीज़ें अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। जस्ट 8-10 आवर्स यू नीड टू वर्क ऑन दोज इश्यूज जो आप पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी अंग्रेजी को बेहतर कर लें, अखबारें पढ़ें, रिसाले पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों, पॉजिटिव लोगों से मिलें। किसी भी नेगेटिव बंदे से जब पढ़ाई कर रहे हो तो ना मिलें, वो आपको डिस्करेज करेगा। और अगर उसके 4-6 और स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, आप ऐसे अजनबी बन के उनके पास जाएंगे तो वो इवन टीचर भी आपको डिस्करेज करेगा। तो कोशिश करें कि अच्छे लोगों से मिलें, वो जो आपको इनकरेज करें इस चीज़ में।
आधी कामयाबी तभी आपको मिल जाती है। बाकी आपके ऊपर है, जितनी मेहनत करेंगे वही आपको सिला मिलेगा। और 10 घंटे इज सफिशिएंट। बाकी 14 घंटे में नींद भी करें, घूमें फिरें, दोस्तों से मिलें, दूसरे काम भी करें। एटलीस्ट 10 आवर्स यू शुड गिव फॉर दी स्टडीज। अगर अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम ज़्यादा फिर कंज्यूम होगा, तो एक ही निशिस्त में दे दें इम्तहान, एक ही निशिस्त में पास कर लें ये सारा कुछ, तो आपके लिए अच्छी चीज़ है। और क्योंकि ज़रूरत भी है अच्छे अफसरान की और अच्छे लोगों की, तो अगेन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप आए और ये मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया। हो सकता है कि कुछ चीज़ें और लोगों को अच्छी भी ना लगे, मेरी जो कही हुई कुछ चीज़ें कुछ लोगों को अच्छी भी लगे, तो बहरहाल ये सिलसिला तो जारी और सारी रहेगा। यस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।